नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान, एनडीए के सामने घमंडिया गठबंधन बना है, पीएम मोदी के सामने रोज नाटक करना है, चुनाव जीते तो ईवीएम की कोई बात नहीं रही। ओम बिरला अध्यक्ष बने तो पहले ही मीसाबंदियों ने श्रेय दिया, ओम बिरला के बोलते ही सारे के सारे सदन गायब हो गए। ऐसे अद्वितीय सेनानी जिनके कारण ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जीवित है, आप उसके हकदार हो जिसके लिए परमात्मा का आशीर्वाद ऊपर से भगवान किसी देश को दे रहा तो सबसे पहले भारत को दे रहा है, जिनके कारण से ये कारागृह से आने के बाद भी लोकतंत्र का इतना उज्जवल इतिहास लिखा गया है, जिसमें आज यशस्वी प्रधानमंत्री, अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में दुनिया हमारे लोकतंत्र को गौरवान्वित कर रही है। मैं आज के इस मंच पर अभी अध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर भाषण दिया। हमारे माननीय कैलाश जी सोनी, अभिनंदन करें माननीय कैलाश जी का, जो राज्यसभा के माननीय सांसद हैं और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मीसाबंदी के, पूर्व सांसद हैं। और हमारे अपने वरिष्ठ नेता जिनने पूरा जीवन संघ कार्य के लिए, राष्ट्र कार्य के लिए दिया, पूर्व सांसद, हमारे बहुत सारे दायित्व का निर्वहन किया है, श्रीमान मेघराज जी जैन साहब, अब आपका वंदन है, अभिनंदन है। हमारे एक और वरिष्ठ प्रचारक माननीय माखन सिंह जी भाई साहब, आपका भी वंदन, अभिनंदन। जरा ताली वाली बजाते रहो, मजा नहीं आ रहा, जरा अच्छे से मैं नाम बताऊं, आप अपना अभिनंदन करें। माननीय विक्रम वर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, भारत सरकार के मंत्री, बहुत सारे दायित्व का आप निर्वहन कर चुके हैं। माननीय सुरेश जी देशपांडे भाई साहब, आप भी समादरणीय, आप दोनों का अभिनंदन किया। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं। माननीय सूर्यकांत जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। माननीय सूर्यकांत जी, ऐसा हो रहा 3 दिन में 3 बार मुलाकात हो गई, रोज ही सूर्यकांत जी भाई साहब से साथ परिषद के माननीय शालिग्राम जी को लेकर के कार्यक्रम हुआ, उसमें आपकी मुलाकात हुई, फिर आप अपने मंच को लेकर के कुछ काम बताने आए। आज भी आपकी ऊर्जा को देख के नमन करता हूं, आप अपनी जीवटता से अलग ही एक आभा बिखेरते। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय अशोक पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष एमपीपीएससी और माननीय मध्य भारत के आप संचालक भी हैं, माननीय संचालक जी, आपका अभिनंदन। माननीय अजय बिश्नोई जी, पूर्व मंत्री, वर्तमान वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई जी, तुलसीराम सिलावट जी, ये नहीं मालूम था तुलसी भैया हमको, लेकिन ये आपका भी वंदन, अभिनंदन है, आप भी मीसाबंदी के इस मंच पर विराजमान है। तपन जी, आपकी तो आभा ही अलग है। तपन जी बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करते हुए सारे काम को जीवित रखते हैं। माननीय सुरेंद्र द्विवेदी जी, महामंत्री मीसाबंदी, माननीय संतोष शर्मा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मीसाबंदी, माननीय जगदीश जी भाई साहब, परिषद के समय से हमारे वरिष्ठ रहे। माननीय भरत चतुर्वेदी जी, माननीय हमारे रामकृष्ण कुसुमरी जी, पूर्व मंत्री और अभी भी आप आयोग के अध्यक्ष हैं। माननीय मदन बाथम जी, आपका वंदन है, अभिनंदन। समूचा मंच, संतोष जी भी है ना मंच पे, संतोष शर्मा जी से लेके सारे लोग, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका वंदन है, अभिनंदन है। देखो, रस्सी जल गई बट नहीं गया। हम सब जानते कि पूरे तौर पे मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कर दी और आपातकाल को लेके दुनिया जानती, कांग्रेस की भूमिका, कांग्रेस के लोगों का व्यवहार, इंदिरा गांधी का उस समय का आचरण। और जैसे मैंने प्रारंभ में बात छेड़ी कि आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार दुनिया में भारत को गौरवान्वित कर रही तीसरी बार, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका? इसमें आपका योगदान है सबसे बड़ा, जिन्होंने वो आपातकाल के, काले काल के प्रश्नों को मिटा करके सच्चे अर्थों में लोकतंत्र को पुनर्स्थापित कर दिया। हम केवल कल्पना करें कि वो 75 का आपातकाल कोई कारण से आपका संघर्ष नहीं होता तो कितने साल हुए थे आजाद हुए को देश को? 20 साल तो हुए ही थे। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? पाकिस्तान की, हमारी दोनों की एक जैसी हिस्ट्री है, दोनों अंग्रेजों के चंगुल से तो आजाद हुए, लेकिन काल के प्रभाव में वहां लोकतंत्र की हत्या हो गई और जो भी हुआ। और आज पाकिस्तान किस मोर्चे पे, किस मुहाने पे आके खड़ा है?
वहां के अंदर की आवाजें क्या आ रही है, लेकिन उसके उल्टे आपके इस संघर्ष के कारण से सारी की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदली। दुनिया की सबसे अनुशासित फौज गर्व से आज हमारे साथ खड़ी है। जोरदार अभिनंदन करो आपने लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाले सभी सशस्त्र बलों के लिए, जिन्होंने उस लोकतंत्र के अंदर आपके संघर्ष का सम्मान किया। आपके अपने संघर्षों के बलबूते पे दोबारा चुनाव हुआ और सत्ता का हस्तांतरण कितनी सरलता से हो जाता है। यह सत्ता का हस्तांतरण सरलता से करने में सबसे बड़ी ताकत अगर है तो ये हमारे उस समय लोकतंत्र के संघर्ष की है। दुनिया भी जानती है। अरे यही तो कारण है आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी अनुसूचित जाति की बहन को राष्ट्रपति जैसे पद पे देख करके गौरवान्वित होता है। ये सबसे बड़ा कारण है। तो ये हमारे उस संघर्ष के ऐसे कई उदाहरण भर पड़े। अभी अभी आपको जानकारी बता दूं, मैं जहां से आ रहा हूं वहां निर्वाचन चल रहा था और निर्वाचन में यही नाटक आप भी समझते हो, जो मैंने मुहावरा बोला वही वाला हिसाब है कि एनडीए के सामने एक घमंडिया गठबंधन बना और घमंडिया गठबंधन ने अपना नाटक कर कुरा के ये इनके प्रकार सारी ताकत लगा ली। और ये भी हमारा सौभाग्य है कि आज एनडीए की ताकत के भरोसे यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब उनको रोज नाटक करना है। नाटक के प्रकार भी कैसे कैसे हैं। अभी बीच में से अच्छा भाषण में एक विषय आया कि अगर वो सीट जीत गया तो ईवीएम भूल गए, अगर ये हार जाते तो ईवीएम जवाबदार, उनके खिलाफ कुछ भी बात हो जाए तो वो तुरंत बहाने ढूंढ के चलते हैं। हमारे अपने राजगढ़ के चुनाव में उनका हम 400 प्रत्याशी खड़े करेंगे। अब 400 तो मिले नहीं, तो अब फालतू की बात करते हो। लेकिन अब चुनाव आपने सबने जिस ढंग से 29 का 29 जिताया, मैं आपका स्वागत करता, अभिनंदन करता। ये आप सबकी देन है, आप सबकी पुण्य है। सरकार अपना काम करती, लेकिन घर घर में घुस करके ये राष्ट्रवादी विचार को फैलाने का काम जो आप सबके माध्यम से हुआ है, ये उसकी भूमिका है। और सरकार के अंदर जैसा कहा गया है कि हम और आप काम कर रहे हैं, लेकिन मैं भी लोकसभा की बता रहा था, तो लोकसभा के अंदर निर्वाचन का मसला आया। अपना फॉर्म भी भरा, उनका भी भरा, हमारा उम्मीदवार डिक्लेयर हुआ, उनका उम्मीदवार भी डिक्लेयर हुआ। और आज आनंद आया, ओम बिरला जी ने जैसे निर्वाचितों के पहला भाषण दिया, उन्हें लोकतंत्र सेनानियों के उस समय के संघर्ष को याद किया कि यह उनकी देन है, यह उनका नमन है, उनका सम्मान है। और जैसा होता है, जैसे ही वो बोले कि वो सारे के सारे मैदान छोड़ के भागने लगे, क्योंकि उनको पसंद न तब था ना आज था। वो जो एक दुर्भाग्य के साथ होना तो ये चाहिए कि काल के प्रवाह में इतने प्रमाण मिल गए कि हाँ कांग्रेस ने गलती की थी, और कांग्रेस के इस समय के गठबंधन में भी वो सारे लोग भी मिले हैं जो उस समय आपातकाल में बंद थे। लेकिन स्वार्थ की दोस्ती क्या होती, ये उसका उदाहरण है। चोर चोर मौसेरे भाई किसको कहते हैं, ये उसका उदाहरण है। वो बिहार के लोग जो उनके साथ खड़े हैं, वो भी तो जेल के शिकंजे में थे, वो सारे के सारे लोग। लेकिन अपने स्वार्थ के कारण से, वोट बैंक के कारण से आज भी वो स्थिति ला रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये जनता है, ये सब जानती है। जनता की लड़ाई, जनता के लिए, जनता के द्वारा लड़े जाने का, और जयप्रकाश नारायण जी का वो नेतृत्व, और हम सब तो और भाग्यशाली है। ऐसी कोई दुनिया के अंदर मिसाल नहीं मिलेगी। इतना अच्छा अनुशासित अपना संगठन भारतीय जनसंघ, उसकी कुर्बानी देखो, जिनने अपने इस लोकतंत्र के लिए, लोग कहते हैं हम बहुत जिद्दी हैं, बहुत कट्टर हैं, बदलते नहीं हैं, लेकिन हम तो वहां तक बदलते कि अपनी पार्टी का ही विलीनीकरण कर दिया, जनसंघ को हमने समाप्त कर दिया। केवल लोकतंत्र के कारण से ये गौरवशाली पक्ष भी हमारे सामने है। और जैसे कहा गया कि कमल का दल पानी में जाए या बाहर आए, उस पर पानी का असर नहीं हो। हमने भले ही विलीनीकरण कर दिया, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर हम लड़े थे, जिन विषयों को लेकर हम आगे बढ़े थे, उनके साथ भी रहे तब भी, उनके खिलाफ रहे तब भी, या उसके बाद भी आज तक भारतीय जनता पार्टी बनकर के जिन जिन मुद्दों को लेकर हमने राजनीतिक यात्रा की थी,
सरकारें बनाने के बाद हमारा सपना क्या होना चाहिए। तो एक बार फिर अब अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके सामने आप सब लोकतंत्र सेनानियों ने जो लंबा संघर्ष किया था वो परिणाम हमारे सामने आ। ये मोहन जी ऐसे व्यक्ति है, मैं भूल गया था अभी, एजुकेशन जैसे आया ध्यान आया, ये पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज। सबसे पहले बीएससी किया, बीएससी करके रुके नहीं, फिर एलएलबी किया। अरे एलएलबी करके रुक जा भाई, तो एलएलबी करके रुके नहीं। उसके बाद एमबीए किया, मतलब आर्ट्स भी है, लॉ भी है, कॉमर्स भी है, एमबीए भी है, साइंस भी है, और उसके बाद पीएचडी तक की पढ़ाई करी। तब से कहलाने लगे डॉक्टर मोहन यादव। धन्यवाद। बंधुओं, माननीय तपन जी ने हमारे अतिथियों का जिस कुशलता से परिचय दिया है वो हम सबकी स्मृति में सदैव याद रहेगी। अब मैं हमारे उद्बोधन की श्रृंखला में सबसे पहले हमारे संरक्षक और प्रदेश के शिल्पी, संगठन के शिल्पी रहे माननीय मेघराज जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो हम सबको मार्गदर्शन दें। सभी बंधुओं को नमस्कार। मंच पर विराजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपको मध्य प्रदेश में संपूर्ण लोकसभा की सीटें जिता के लाने का श्रेय है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई आपको। लंबी बात नहीं करूंगा। हम सब दायित्ववान कार्यकर्ता, मैं आप सबको जानता हूं, आप सब मुझे जानते हैं। मध्य प्रदेश में जीत गए इसका मतलब ये नहीं है कि आगे हम चुप बैठ जाए। मैं जानता हूँ उम्र आपकी भी और मेरी भी हो गई है, हम ज़्यादा दौड़ धूप नहीं कर सकते, पर ये मोबाइल नाम की चीज़ हमारे पास है, तो दिन भर बैठे बैठे घर में कम से कम 10-20 विचार अपने इसके ऊपर डालते रहें, क्योंकि जिस आपातकाल को हमने भोगा है, जिस देश में उस समय संविधान को कुचलते हुए हमने देखा है, मनुष्य के जीवन की गारंटी भी समाप्त हो गई थी, ये हम सब लोगों ने झेला है। वही उसके हत्यारे आज देश भर में संविधान हाथ में लहराते हुए घूम रहे हैं, संविधान की रक्षा का नारा दे करके। और कुछ जनता कुछ प्रांतों में, मध्य प्रदेश में तो नहीं पर अनेक प्रांतों में लोग उसके भ्रम में आए हैं। तो हमारा दायित्व समाप्त नहीं हुआ है। हम सब कार्यकर्ता और आने वाले हमारे परिवार के जो नई पीढ़ी और लोकतंत्र में संरक्षण के बाद जो कौन सा आपने दायित्व दिया नया तपन जी, लोकतंत्र रक्षक, हाँ लोकतंत्र प्रहरी, और नरेंद्र हमारा है अग्रवाल, तो आप लोगों का ज़्यादा दायित्व है कि जहाँ तक बन सके, जितना बन सके, ये इन लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ लगातार आप संघर्ष करते रहें। और हम सब लोगों को, जब तक हमारे शरीर में प्राण है, हमें संघर्ष से चूकना नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं खुद प्रवास नहीं कर सकता हूँ ज़्यादा, परंतु बैठे बैठे आपने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस विश्राम गृह में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की छूट दो, बिल्कुल हो जाएगी, कोई मना नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है। आपकी दुनिया है, आपने अधिकार दिया है। आपने कहा वर्तमान में अनेक जीवंत दिवंगत लोकतंत्र सेनानी ताम्रपत्र से रह गए थे, तो हमने कहा सबको देंगे, कोई भी छूटा हो आपकी लिस्ट से वेरीफाई कर लेंगे। लोकतंत्र सेनानियों को भी टोल नाकों पे छूट दी जाए, बिल्कुल दिलवाई जाएगी, इसमें भी कोई मना नहीं है। आप किसी टोल नाके पे जाएं, अपना पास बताएं, उसमें आपको ये पात्रता दी जाएगी। आपने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर व्यय के भुगतान में अधिक विलंब नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हालत में समय पे भुगतान होगा। आपकी ये समस्या भी हल करेंगे। बल्कि एक चीज और जोड़ देता हूं, कोई भी हमारा स्वतंत्रता सेनानी के समान लोकतंत्र सेनानी भी कोई बीमार होकर कहीं भी किसी स्थान पर रहेगा और उसको तुरंत गंभीर चिकित्सा अवस्था के आधार पर अगर एयर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, सरकार वो दे करके उसकी भी मदद करने का प्रयास करेगा। आपके प्राण जरूरी है। अभी हमारा अपना मध्य प्रदेश ग्वालियर से लगा करके रीवा तक का इस पूरे बेल्ट के अंदर हमने एयर टैक्सी की सुविधा भी चालू की है। तो इस एयर टैक्सी की सुविधा में अगर आप उसमें आना जाना चाहोगे तो आपको भी 25% की छूट सरकार के द्वारा देने की घोषणा करेंगे। आकस्मिक रूप से जल्दी आना है
तो एयर टैक्सी में आपको भी सुविधा देंगे। एक आपने बात कही कि लोकतंत्र सेनानियों के स्वर्गवास के बाद राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि होना चाहिए, तो यह हक होना ही चाहिए। अभी तक इसमें 8,000 रुपये अंत्येष्टि में मिलते हैं, अब 10,000 रुपये अंत्येष्टि के समय देने की व्यवस्था की जाएगी। आपने कहा आपातकाल को स्मरण करने के लिए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। स्कूल के हमारे इस पाठ्यक्रम में वो इमरजेंसी का संघर्ष तो स्मरण रखना ही है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सभी लोकतंत्र सेनानियों का बड़ा कार्यक्रम हुआ। मेरी अपनी ओर से सभी लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान, अभिनंदन और उनका अपने इस एसोसिएशन के बैनर तले स्वागत किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतंत्र के इस सबसे बड़े संघर्ष में उनकी भूमिका को इतिहास सदैव स्मरण करेगा, याद रखेगा। इसी अवसर पर मेरे द्वारा उनके द्वारा चाही गई मांगों को भी माना गया, जिसमें हमारे सभी लोकतंत्र सेनानियों को भविष्य में किसी कारण से उनका शरीर छूटता है, भगवान न चाहे, लेकिन उसके बाद भी अगर उनका अपना शरीर छूटेगा तो सभी स्वतंत्रता सेनानियों को गार्ड ऑफ ऑनर के माध्यम से, जैसे अन्य गणमान्य नागरिकों के संबंध में होता है, इसी प्रकार से सम्मान उनको भी दिया जाएगा। अंत्येष्टि के समय दी जाने वाली राशि 8,000 से बढ़ा के 10,000 करेंगे और अलग अलग प्रकार की जितनी उन्हें मांगे की गई, मैंने सभी मांग मानने की घोषणा की है। मेरी अपनी ओर से उस लोकतंत्र के महान संघर्ष के सेनानियों का स्वागत है, अभिनंदन है। निश्चित रूप से वो लोकतंत्र का संघर्ष बहुत बड़ा संघर्ष है, जनता को उसका जानने का हक है और हमारी नई पीढ़ी को उसको समझना चाहिए। हम जरूर समझ पाते हैं।